जो मिलिट्री की लीडरशिप है, नाउमीदी क्यों हुई? इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, जितने ब्लंडरस डिसीजन हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। लीगली या आर्मी एक्ट के तहत सही नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छी खासी लड़ाई करके वो लेके आए। उस वक्त बजाय डरने के, जनरल बाजवा प्रिंसिपल प्लेयर हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, क्लियरली इमरान खान अंडर पैनिक, अंडर फियर। इमरान खान से पहली गलती हो गई, तो मैं कहूंगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हैदर मेहदी और आज आपके लिए एक बहुत खास और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहित पीरजादा। मोहित, वेलकम टू द प्रोग्राम। सब थैंक यू सो मच। मोहित साहब अमेरिका में हैं, लेकिन इस वक्त आपके टॉप ऑफ माइंड ज़हन में पाकिस्तान के मुतालिक क्या चल रहा है? देखिए, अमेरिका से तो मैं बड़ा फेमिलियर हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी भी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। उससे पहले भी मैं यहाँ बहुत आता रहा। पहले भी मैं एक दफ़ा आया था, जब एज अ डॉक्टर भी मैं यहाँ 1-2 साल के लिए था। तो बट इट्स अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस, बीइंग अ सॉर्ट ऑफ अ फ्यूजिटिव फीलिंग फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच आई नेवर हैड बिफोर। और पाकिस्तान के बारे में मेरी यानी फिजिकली तौर पे तो मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका की सड़कों पे हूँ, स्टारबक्स में हूँ, फिर रहा हूँ आगे पीछे। लेकिन मेंटली एंड इमोशनली मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हूँ। जब पाकिस्तान से हम 10 घंटे पीछे हैं, जब पाकिस्तान में सुबह होती है, हमारी रात हो रही होती है, हम पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्बत पॉजिटिव चेंज जो है मुझे नजर आ रही है। और मुझे बहुत उम्मीद थी, बाकी सब लोगों की तरह, कि 29 नवंबर के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में जो तनाव की कैफियत है उसमें कमी होगी। किसी हद तक हुई भी है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते थे कि एक नई आने वाली जो मिलिट्री की लीडरशिप है, वो बहुत से स्टेप्स लेगी, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से अपने आप को डिसएंगेज करेगी, निकालेगी, अपने आप को डिस्टेंस करेगी, एक जेन्युइन न्यूट्रलिटी का पैगाम देगी, वो हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से मुझे खासी एक परेशानी है, और मैं ढूंढता हूँ कि कहीं मुझे उम्मीद नजर आए, उतनी नजर नहीं आ रही। मोहित, ये बताइए कि दो चीजें, क्या चेंजेस आप देखना चाह रहे थे और क्यों नाउमीदी क्यों हुई? देखिए, मैं तो चेंजेस लोगों की स्टेटमेंट्स में नहीं देखना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान के निज़ाम का मैं हिस्सा हूँ, और मुझे पता है कि पाकिस्तान में हैदर वर्ड्स आर वेरी चीप। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वर्ड्स आर नॉट चीप। जब यहाँ पे लोग कोई कमिटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर जाहिर है उस स्टेटमेंट के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कुछ भी कहा जा सकता है, कितनी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आप क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ISPR हो, कुछ भी कहा जा सकता है। तो बात यह है कि सिम्टम्स क्या है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसे वाजे स्टेप्स लिए जाएंगे कि तनाव में कमी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स शायद हो सकें, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स हों, और इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स हों। ISPR के हवाले से हमने एक बात पॉजिटिव देखी कि वहां पर ISPR का जो एक बड़ा एक रोल होता था, उससे ISPR जो है किसी हद तक हमें एक उसमें पीछे हटता हुआ नजर आया, जिसको मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन कराची के इलेक्शन जिस तरह से हुए, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां इजाजत दी गई मैसिव रिगिंग की, वो पार्टी जो कराची शहर में शायद 10-15 से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट की सीटें ना जीत सकती, यूनियन काउंसिल्स की, वहां उसको 90 या 93 सीटें मिल गई हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, जिनको बहुत वाजे वहां अक्सरियत होनी थी, उनको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया, खास करके तहरीक इंसाफ को। फिर जिस तरह से एक सुबह सुबह नेशनल असेंबली के स्पीकर ने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए, 34-35, जो वो 1 साल से मंजूर नहीं कर रहे थे। फिर जिस तरह से हैदर उनको 5 मिनटों में, जैसे ही उन्होंने मंजूर किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको दिन या हफ्ते लग जाते हैं किसी भी चीज पे मूव करते हुए, उसने 5 या 6 मिनट में उनको मंजूर कर दिया। ये सब चीजें इस्टेब्लिशमेंट के टैसिट अप्रूवल और नॉट के बगैर नहीं हो सकती। इससे बड़ी मायूसी हुई कि जो विजन और जो क्लियर एक आपको रोड पाथ चाहिए था एस्टैब्लिशमेंट से, आपको लगता था कि वहां एक मेच्योरिटी डिस्प्ले की जाएगी, वो वहां बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऊपर से एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में आम आदमी को, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो आपके जहन में ये डाल दिया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मेच्योर है और बड़े अच्छे फैसले करते हैं, बड़े सोच समझ के फैसले करते हैं। और अगर आप नहीं भी समझ रहे कि सही करते हैं, तो भी वो जो रूल है ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 2 है कि अगर आप समझते हैं कि बॉस इज नॉट राइट, तो सी रूल नंबर 1। तो पाकिस्तान में वो रूल ही यही है कि आपने यही कहना है कि यार देखें, ये तो इदारे हैं, इदारे बड़े अक्लमंद फैसले करते हैं, आप उसको शक की निगाह से देख नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती है कि जब आप एक आज़ाद फजा में सांस लेते हैं, जैसे कि मैं और आप नॉर्थ अमेरिका में, तो हमें लगता है कि हमारे इदारों में वो मेच्योरिटी नहीं है। 70 बरस में जितने ब्लंडरस डिसीजन हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो सारे के सारे इदारों ने ही किए हैं, वो इलेक्टेड लीडरशिप्स ने नहीं किए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स ने अक्सर किए ही नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि उनको, अच्छा, चूंकि
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। तो जो भी फैसला करते हैं वो उसको मनवा लेते हैं कि हमने सही फैसला किया। लेकिन इस स्टेज पे जबकि पाकिस्तान अब अपने क्राइसिस पे, मैं समझता हूँ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में इस वक्त, जो मैच्योर फैसले होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे। मोहित, दिस वेरी इंटरेस्टिंग जो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो पावर्स हैं टू बी, जिनके पास असल ताकत है, वो सही फैसले नहीं कर रहे, और आपने कहा वर्ड्स आर चीप इन पाकिस्तान, यहाँ बहुत है। आपका क्या तजिया है कि ये जो कि एक बच्चे बच्चे को बात आया है कि पाकिस्तान एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है, और अगर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं कराए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो ये जो चोटी पे बैठे हुए हैं हमारे, खास तौर पे जो हमारे रियासती इदारे हैं फौज के, ये इनको ये नजर नहीं आ रहा। देखिए, मेरा ख्याल है नजर आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा। जाहिर है कोई एक डिसीजन मेकर नहीं है, दो भी नहीं है। आर्मी चीफ चूंकि नए हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छी खासी लड़ाई करके वो लेके आए हैं, बिकॉज जब उनको वो अपॉइंट कर रहे थे तो उस वक्त भी वहां पर एक इंटरनल फॉल्ट लाइन थी। कुछ आर्मी के ऐसे ऑफिसर्स थे वहां पे, एक सोच पाई जाती थी कि उनकी रिटायरमेंट एज आ जाती है 26 नवंबर या 27 नवंबर को। तो वो बनते नहीं, आर्मी चीफ उनका बन नहीं पाता, ये लीगली या आर्मी एक्ट के तहत सही नहीं होगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब फुट डाउन, और वो जनरल आसिम मुनीर को चीफ बनाते हैं। अब जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर को एज पर द कल्चर एंड कन्वेंशन उनको मनून भी होना चाहिए उनसे। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स रिजाइन भी कर देते हैं, वो चले जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि वहाँ ऑलरेडी एक कॉन्ट्री या अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिस्ट करता है। अब ये भी सुनने में आता है कि चूंकि नए आर्मी चीफ हैं, जाहिर है वो कोई जनरल बाजवा की तरह 6 बरस से तो बैठे नहीं है। उन्होंने अपने को कमांडर्स की पोजीशंस में लोगों की प्रमोशन और प्लेसमेंट खुद नहीं की हुई है। तो वहां जाहिर है कि उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी इशू भी है। हमें ये ठीक तरह से ये नहीं पता कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनका अपना विजन क्या है, उनका जो कॉन्ट्ररी ग्रुप है उसका विजन क्या है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि वो उस तरह से एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं है जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अच्छा, ये एक ठीक। अच्छी बात भी है, इसमें बुरी बात भी है। बुरी बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो कन्फा यकूं जो कहे वो हो जाना चाहिए। अच्छी बात इस लिहाज से है कि ये बात कि एक आदमी जाती तौर पर इतना ताकतवर हो, एक शख्स, एक इंडिविजुअल, एक इंसान, कि वो किसी भी बड़े इदारे के सारे फैसले करे, और इदारा भी ऐसा हो कि जो फैसले वो करे वो उस मुल्क और कौम के 25 करोड़ लोगों के फैसले बन जाए। तो उस लिहाज से ये बात अच्छी है कि अगर उनको वहां पे रेजिस्टेंस है, जब को कमांडर्स की मीटिंग होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, उनको खुद भी ख्याल करना पड़ता है, एक पेयर प्रेशर उनके ऊपर है। और कमर जावेद बाजवा साहब की जो टाइम पीरियड था, खास करके 2019 की एक्सटेंशन के बाद, उसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि उनके ऊपर कोई पेयर प्रेशर नहीं था। बिकॉज जितनी भी उनकी लीडरशिप, सेकेंडरी लीडरशिप थी, जो लोग उनके साथ को कमांडर्स की मीटिंग में होते थे, जो जीएचक्यू में थे, उन सबको उन्होंने ही क्रिएट किया था। वो उनसे बहुत जूनियर थे और उन्होंने ही उनको प्रमोट भी किया था, उन्होंने इनको प्लेस किया था। जो अफवाज पाकिस्तान का ट्रेडिशनल एक पीयर प्रेशर होता है, जो बेसिकली कन्वेंशन है कि एक आर्मी चीफ जो है, जो हम कहते हैं, जो हमें बताया जाता है, जो बहुत फख्र से बताया गया कि भाई ये एक इदारा है, यहाँ पे एक आदमी फैसला नहीं करता, यहाँ एक कंसेंसस मेकिंग होती है, सब मिलके चलते हैं, वो चीज वहां खत्म हो गई थी। तो जनरल आसिम मुनीर के होते हुए दोबारा से एक इंस्टीट्यूशन में एक बहरहाल कंसेंसस मेकिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज वो किसी से सीनियर तो है नहीं, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो उनके कोर कमांडर्स, उनके राइट लेफ्ट पे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो और लोग हैं, वो सभी उनके एक इक्वालिटी हाँ, के हैं, एक एक कोर्स जूनियर है, दो दो कोर्स जूनियर है, इससे ज्यादा नहीं। इससे बिल्कुल सही। ज्यादा नहीं है। सो हम अभी भी ये तवक्को करते हैं, कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम ये तवक्को करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो हमारा प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है, राइटली और रॉन्गली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, हमारी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इदारा है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले करेगा। अब तक वो हमें नजर नहीं आए, लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं। मोहित, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। मैंने आज अर्लियर टुडे शमशाद अहमद खान साहब का इंटरव्यू किया था, फॉर्मर सेक्रेटरी। आप जरूर देखेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज उन्होंने पूरी एक जर्नी दिखाई हमें। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की बेनजीर भुट्टो के इलेक्शन से पहले की। उसने कहा कि अमेरिकन एम्बेसडर, हाँ अमेरिकन एम्बेसडर और उनका सेक्रेटरी स्टॉप एल्बर्ट 2 हफ्ते कराची हमारे पाकिस्तान में बैठे रहे, फैसला अग्री करवा के गए आर्मी चीफ को कि अगली इलेक्शन से पहले की बात, कि अगली प्राइम मिनिस्टर बेनजीर बनेगी, और वो ये कह के और कंफर्म करा के और उनसे अप्रूवल लेकर चले गए, जैसे शमशाद अहमद सिंह, यू नो, हिमसेल्फ। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी इनके डिसीजन है, अल्लाह करे डिपेंडेंट है,
मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर उस वक्त इतने ज्यादा इनका उन लोगों का इन्फ्लुएंस था, और वो दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई कि जब ये सीटीबीटी पर साइन करने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर आया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर, तो जब ये क्लिंटन के पास मिलने गए तो शहबाज शरीफ मसल्ड हिज वे इन और आके कहता है जी मैं बैठूंगा शहबाज शरीफ के साथ। तो बाद में उन्होंने कहा कि यार ये तो मान गए हैं। उन्होंने कहा कौन मान गए? कि शहबाज शरीफ ने हमें कहा कि वी विल साइन। उन्होंने कहा वो शहबाज शरीफ, ही इज नोबडी। उन्होंने कहा वो तो उसका भाई है। बात मैं ये आपको कहने कर रहा हूँ कि मुझे जो डर बहुत है मोहित, एंड आई नीड योर इनसाइट ऑन दिस, कि मे बी दे आर नॉट टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, उनके हाथ बांधे हुए हैं कहीं बाहर से बंधे हुए हैं। देखिए 19 अगस्त 17 अगस्त 1988 को जब जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हुई तैयारे के क्रैश में, और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट था वो गालिबन $38 बिलियन था, या उससे भी बहुत कम, जो पाकिस्तान ने 1947 से उस वक्त तक एक्यूमुलेट किया था, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी डेवलप की, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, इंटेलिजेंस कम्युनिटी डेवलप की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, मंगला डेवलप किया, वारसक डेवलप किया, तरबेला डेवलप किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जो भी मॉडर्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा किया। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आर्मी खड़ी की, जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उसके उसकी इक्विपमेंट के अंदर फॉरेन डेट जो था वो इन्वॉल्व था, फिर जो मैंने जिस तरह से बात की। तो उस वक्त पाकिस्तान जो है, अब जैसा कि आपने बताया, और जाहिर है ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई इंकशाफ नहीं है कि उस वक्त भी पाकिस्तान की इंटरनल डिसीजन मेकिंग के अंदर अमेरिका का और उनकी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, और बहुत उनका इनपुट था, और वो एक स्टेक होल्डर के तौर पे एग्जिस्ट करते थे। उस वक्त से अब तक पाकिस्तान की जो खित्ते की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, जो उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी की सूरत हाल है, वो बहुत बुरी तरह से डाउनग्रेड हुई है, मुतासिर हुई है। और इस वक्त की सूरत हाल, जब हमारा एक्सटर्नल डेट भी $100 बिलियन से खासा ज्यादा है, हमारा इंटरनल डेट भी बहुत ज्यादा है, हमारे रुपए की सूरत हाल, उस वक्त मुझे याद है अर्ली 90s तक रुपया जो है, जब जनरल जिया की डेथ हुई थी तो डॉलर रुपी पैरिटी 17-18 रुपए पे थी, और 90s में शायद वो 20-21 रुपए पे थी, और अभी जबकि 260-70 के ऊपर है। और उसके दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 40-45 रुपए का है, यानी सागडार साहब ने उसकी ऑफिशियल प्राइस 225 रखी हुई है, लेकिन मार्केट में शायद वो 265 और 270 पे भी आसानी से नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकिंग एलीट हैं, वो सिविल हो, मिलिट्री हो, वो शहबाज शरीफ साहब तो जिनकी अपनी डिसीजन मेकिंग कुछ है भी नहीं ज्यादा, और दूसरी तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। अब जो इस वक्त जीएचक्यू के अंदर डिसीजन मेकर हैं, जनरल आसिम मुनीर और उनके कुलीग्स हैं, इनकी ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटी जनरल जियाउल हक के जमाने से, या जो उनके बाद लीडरशिप आई, उनसे बहुत कम है। तो आपकी बात तो मैं बेसिकली एग्री करता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इनएविटेबली ना चाहते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी तब्दीली पाकिस्तान में आई है, जो जनरल बाजवा लेकर आए हैं, जिसके इंटरनल जो प्लेयर्स हैं, उसमें एक आपको प्लान नजर आता है, उसको आप कॉन्स्पिरेसी कह दें या कोऑर्डिनेशन कह दें, कि एक तरफ जनरल बाजवा हैं जो प्रिंसिपल प्लेयर हैं, जो मेन प्लेयर थे, जिन्होंने एक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, चलती हुई हुकूमत जो थी, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ बहुत बेहतर तरीके से निब्रो आजमा होने की कोशिश कर रही थी इमरान खान की गवर्नमेंट, उसको इन्होंने मिलकर गिराया। तो उसमें जनरल बाजवा प्रिंसिपल प्लेयर हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं। बल्कि अगर आप सबसे प्रिंसिपल इक्वेशन कहेंगे तो आप कहेंगे कि जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ के दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक इक्वेशन थी, जो आप डेवलप होते हुए देख रहे हैं कि जनरल बाजवा को चीफ उन्होंने बनाया। जनरल बाजवा नवाज शरीफ के बड़े मरहून मिन्नत थे, ममनून थे, उन्होंने कई दफा माना भी लोगों के सामने डिस्कशंस में। और फिर 2019 ऑनवर्ड्स उनकी एक्सटेंशन के आगे पीछे नवाज शरीफ का प्लेटलेट के ड्रामे से पाकिस्तान से बाहर निकलना, लंदन चले जाना, अदालतों से फैसले को फैसिलिटेट करना, अस्पतालों को अंडर प्रेशर लेकर आना, फिर उनकी एक्सटेंशन का मसला होना, इमरान खान का घबराना और डरना, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था जब उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। वो वहां पर आपको एक डरा हुआ इमरान खान नजर आता है, जिसको क्लियरली नजर आता है कि अगर मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, यानी 16-17 अगस्त को 3 महीने पहले, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने पहले एक्सटेंशन ड्यू थी, अराउंड 26 नवंबर, और 16-17 अगस्त को इमरान खान से एक सादा कागज के ऊपर एक्सटेंशन का फैसला जो है उसको मंजूर करवा लिया जाता है। तो दिस इज क्लियरली इन इमरान खान अंडर पैनिक, अंडर फियर, जिसको क्लियरली नजर आ रहा है, उसको थ्रेट, उसके सर पे तलवार लटक रही है कि अगर मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा तो मेरी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, बिकॉज हुकूमत को हमेशा से क्रचेस पे रखा गया हुआ। और फिर इस चीज में मजीद जो कॉन्फर्मेशन है इस एनालिसिस में, वो उस वक्त आ जाती है, चूंकि मैं एनालिसिस ये ऑफर कर रहा हूँ, मैं उस तरह से ये नहीं कहता कि मुझे फलां जनरल साहब ने कुछ कहा था। तो एनालिसिस मेरा ये है कि जब आप देखते हैं कि उसके चंद महीनों के बाद पीएमएलएन और नवाज शरीफ जो हैं वो
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में पार्टनर बन जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऑपोजिशन की सपोर्ट की कोई डिसीजन जरूरत थी ही नहीं, ये तो खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद थी कि वो एक्सटेंशन देते या ना देते, और ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। लेकिन उसमें जनरल बाजवा चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है उसका पार्टनर बन जाए। तो वहां से आपको बात क्लियरली हो जाती है कि जो इमरान खान से एक्सटेंशन ली बंदूक के जोर के ऊपर जनरल बाजवा ने, उस डिसीजन में उस वक्त भी नवाज शरीफ पार्टनर है। अच्छा, अब चूंकि पाकिस्तान की मीडिया में एनालिसिस की और डॉट कनेक्टिंग की बड़ी सख्त कमजोरी है, वहां एक मतलब एक फरोही किस्म की बातें की जाती हैं। एक एंकर आ जाता है, वो कहता है मुझे फलां पॉलिटिशियन ने ये बताया था, मुझे फलां जर्नैल ने ये अच्छा, मैं बताया। इधर एक मिनट रोकूं आपको, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज आपने एक्सटेंशन की बात की। मुझे जो ताज्जुब है, मुझे ये समझ आती है इमरान ने क्यों दी। आप सही कह रहे हैं, डेरा सहमा, क्या वो समझता था कि मेरे जो है ना माई बैक इज कवर्ड। जरदारी और नवाज की समझ आती है कि वो चाहते थे कि ये आए बिकॉज उनकी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। मुझे समझ ये नहीं आती कि जस्टिस आसिफ खोसा ने 6 महीने का मॉरिटोरियम क्यों दिया जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का, जबकि वो कह सकते थे कि जी एज ऑफ द करंट रूल ही स्टैंड्स रिटायर्ड। अब आप जाएं जी, अगर आप अगले चीफ को एक्सटेंशन देना चाहते हैं उसका कानून बनाएं। उन्होंने ये 6 महीने क्यों दिए? ये मैं ये बहुत देखिए, बड़ा सवाल है मेरे लिए। अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। 6 महीने का मुझे उसके वो वाले फैक्ट ठीक तरह से याद नहीं है जिनकी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। जनरल जस्टिस जैसे आसिफ खोसा के सामने एक पिटीशन आई मौलवी इकबाल हैदर नहीं, की। वो फैक्ट मुझे पता है। ये हाँ। जो हमने 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम दिया, वो देखें, वो उन दिनों में मैं वहां था, जाहिर है मैं बड़ा इन्वॉल्व था इस पूरी सिचुएशन में 24 घंटे। हम्म। ये जो चीज मुझे बड़ी क्लियरली पता है कि जज साहिबान पे और जस्ट आसिफ सईद खोसा साहब को बड़ा शदीद अंडर प्रेशर लाया गया। उनको बड़े सख्त कम्युनिकेशन उनसे की गई, ठीक। बहुत ज्यादा थ्रेट्स कन्वे की गई, फिजिकल समझ वायलेंस आ गई। ठीक है, थ्रेट्स समझ कन्वे आ गई। की। ठीक। और ये एक गन पॉइंट पे डिसीजन जनरल बाजवा ने अपने ऑफिसर्स को इस्तेमाल करके उनसे एक्सट्रैक्ट किया, जो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब और चैप्टर है। लेकिन वहां पर आप इमरान खान को माफ नहीं कर सकते। आई एम ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ फॉर्मर प्राइम जी जी, आई एग्री। मिनिस्टर। मैं ये देखिए, समझता हूँ मैं कि इमरान खान ने, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जब उनको ये पता चला, बुनियादी तौर पे जो उन्होंने चैलेंज थ्रो किया इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट वाज प्रेडिकेटेड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग एंड असम्पशन कि इमरान खान को ब्लैकमेल करके ये एक्सटेंशन का जो परवाना है, इसे हासिल किया गया है। चीफ उनको एज सुप्रीम कोर्ट ये भी पता था कि ये चीज जो है, ये फाइल मूवी नहीं हुई, जो अब सबको पता है कि उस वक्त आसिफ गफूर जो अब कोर कमांडर हैं, आसिफ गफूर, जनरल फैज, इन लोगों ने एक सादा कागज के ऊपर, एक प्लेन A4 साइज के कागज के ऊपर ये एक्सटेंशन का साइन करवाया इमरान खान से। दिस फाइल वाज नेवर प्रॉपरली रूटेड थ्रू द सेक्रेटरी डिफेंस जी एंड जी टू जी, द बिल्कुल प्रिंसिपल बिल्कुल। सेक्रेटरी। वो तो खुद गए थे वहां साइन। चले, इसको ये समझ आ नहीं, मैं गई। इसमें एक चीज क्लियर कर दूं ना, कि इमरान खान की उसमें वीकनेस ये है कि जब आसिफ सईद खोसा ने गॉन्टलेट थ्रो कर दिया, इमरान खान से पहली गलती हो गई थी। इमरान खान कहते हैं मुझसे बड़ी गलती हुई, वो कई दफा कह चुके हैं कि मेरी गलती थी एक्सटेंशन देना। लेकिन जब वो एक्सटेंशन दे चुके थे और आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान को एक सेकंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की ना करने की, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत करके इसको चैलेंज कर दिया था, उस वक्त बजाय डरने के और सरेंडर कर देने के फॉर द सेकंड टाइम, ये सेकंड सरेंडर हो गया ना, पहला सरेंडर हो गया 17 अगस्त को, सेकंड सरेंडर कर दिया इमरान खान की हुकूमत ने नवंबर में। उस मौके पे इमरान खान को हिम्मत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि चूंकि ये मसला कंट्रोवर्शियल हो गया, नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर देना चाहिए था। और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत सबसे ज्यादा बेहतर होता पाकिस्तान आर्मी के लिए। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बड़ी हमदर्दी है। अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या हुआ पिछले 6 साल में, तो मैं कहूंगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। यहां पर एक एक सवाल करूं? जी आई हैव टू से, मेरा ना इस पे आई एग्री, इमरान मेड ब्लंडर। लेकिन ऑनेस्टली, वो जो कहते हैं ना मंडे नाइट क्वार्टर बैकिंग विजन 2020, अगर ये ना बनता, ये इस तरह एक्सपोज पूरा माफिया ना होता। ये शायद इसमें अल्लाह सुब्हान ताला की कोई हिकमत थी कि वो भी बेवकूफी कर गया एक्सटेंशन देके, ये भी बेवकूफी कर गया एक्सटेंशन लेके। और लेने के बाद जो आज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की आम खासो आम गली गली गांव गांव लोगों की जो क्लैरिटी आ गई है, एक्सपोजर आ गया माफिया के ऊपर, वो शायद ना आता। And so that's one point I want you to address it, but
व्हाट नाउ मोइन, ये कैसे इम्ब्रोग्लियो टूटेगा? अच्छा, ये उसी का जवाब है, जो पिछला सवाल है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ये इसको हम, ठीक है कि शऊर हो गया पाकिस्तान के लोगों में, इतनी शऊरी जो तरक्की हुई है शऊर की, और जितना जितना सफर उन्होंने तय किया है जहनी तौर पे गुज़श्ता 9-10 महीने में, ये वो तय ना करते, अगर ये गलतियां और ब्लंडर इमरान खान ना करते या उनसे ना करवाए जाते, तो उसका जो करब है, जो तकलीफ और दुख है, उससे पाकिस्तान के लोगों को ग्रो करने का बड़ा मौका दिया। लेकिन इस सारी ग्रोथ का पॉजिटिव आउटकम तो तभी होगा जब हम, अब ये कश्ती किसी किनारे लगेगी। अभी सही। तक कश्ती किनारे लग नहीं रही। अभी तक तो जो एक ट्रेडिशनल हुब्रिस है, जो एरोगेंस है, देखिए ना, एरोगेंस जो है वो इंटेलेक्ट की डेथ होती है। आपका जहन और इंटेलेक्ट तबाह हो जाता है जब एक शख्स के अंदर या किसी इदारे में या लोगों में एक एरोगेंस पैदा हो जाती है। तो अभी भी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में शदीद एरोगेंस पाई जाती है। वहां पर ऐसी शख्सियात हैं जो जो बात हम कर रहे हैं उसके बाद उनका दिल चाहेगा हमें गोली मार दें, अगवा करके कत्ल करा दें। मतलब इतना एक एरोगेंस है कि वो किसी भी अपनी गलतियों को, अपने ब्लंडर्स को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई तो आज। कैसे टूटेगा? हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? मेरा तो ख्याल है कि सर डिजास्टर से टूटेगा अगर इनको अमेरिका ने बेल आउट ना किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी किसी जगह से उनको एश्योरेंस है कि अगर आप कुछ कुछ हमारी कंडीशनलिटीज पूरी कर देंगे, या इमरान खान को नहीं आने देंगे, या इसकी पार्टी को खत्म कर देंगे, कुछ या कमिटमेंट्स उनको चाहिए वीजा वीजा अफगानिस्तान के मोहित, वर्ल्ड बैंक ने 1.1 बिलियन का जो लोन है वो डेफर कर दिया। उन्होंने पिछले हफ्ते इसके ऊपर डिसीजन देना था। उन्होंने कहा जी हम अगले फाइनेंशियल ईयर तक ले चल के, जो कि बहुत मेजर सतून था इनकी 32 बिलियन फाइनेंसिंग प्लान का जो इन्होंने बनाया हुआ था। उसी के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज कर रहे थे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने रिलीज कर, तो वो उन्होंने जुलाई 2023 पर फेंक दिया। तो ये भी एक फैक्ट टू कंसिडर। देखिए, इसकी दो इसको तरीके हैं देखने के। या तो वो चीज़ है जो मैं जब यहाँ लोगों को मिलता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को, वाशिंगटन में हूँ मैं, हूँ इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं जब यहाँ लोगों को मिलता हूँ जो थिंक टैंक्स में हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, जो वर्ल्ड बैंक से जिनका ताल्लुक है, या एक पढ़े लिखी कम्युनिटी से जिनको पाकिस्तान ऑब्जर्वर कहते हैं, और जो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बातें होती हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से शहबाज शरीफ की हुकूमत को किसी किस्म की मदद नहीं मिलेगी, और यहाँ कोई डिजायर नहीं है इनको बेल आउट करने की। ये तो मैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। और ये वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहते हैं इन द सेंस कि ये वो नहीं है जो ज़ाहिर है ऑन द फेस ऑफ इट वो नहीं कह रहे, ये प्राइवेटली मुझे कहा जाता। लेकिन मेरे जहन में ये शक है कि शायद यहाँ का सिस्टम ये चाहता है कि पाकिस्तानी जो रूलिंग एलीट है वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाए, एक आखिरी नहज पे आ जाए, जब वो हमारी हर किस्म की डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हो। और वो जो डिमांड्स हैं, मेरा ख्याल है उसमें एक तो विजा, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड्स होंगी विजा विज इंडिया, कि भाई आप इंडिया को कन्फ्रंट करना बंद करें और इंडिया के साथ एक समझौता करें, और अपना न्यूक्लियर पोस्चर जो है उसको टोन डाउन करें। जब एक दफा आप ये कमेंट कर देंगे कि हम अपने न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है उसकी अपग्रेडेशन नहीं करते, फॉर इंस्टेंस, क्योंकि वो अपग्रेडेशन मांगता है सिस्टम। लोग ये समझते हैं कि आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को शायद अनस्क्रू करना है, उनको पैक करके किसी के हवाले करना है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप न्यूक्लियर सिस्टम्स अपने जो है अपने पोस्चर को अपग्रेड नहीं करते, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे के बाद वो डाई डाउन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो एक ये हो गया, न्यूक्लियर इज वन, इंडिया इज टू। और शहबाज शरीफ के परसों का बयान कि आई एम ओपन टू टॉकिंग टू मोदी इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। देखिए, दो तीन चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज ज़ैदी साहब मेरे साथ एक इंटरव्यू में आए थे, और शहबाज ज़ैदी साहब जो कुछ कह रहे थे वो नेसेसरली अपने ही बिहाफ पे नहीं कह रहे थे, वो बहुत से लोगों से बातचीत करने के बाद कह रहे थे। तो जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को बेल आउट कर सकता है बाय गिविंग ट्रेड एक्सेस और अ कोटा, जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को दिया। तो मैंने कहा कि हर इंटरनेशनल जो फेवर होता है या ट्रांजैक्शन है उसके ज़ाहिर एक क्विड प्रो को होता है। तो अमेरिका क्या एक्सपेक्ट करेगा? उन्होंने कहा अमेरिका एक्सपेक्ट करेगा कि पाकिस्तान अपनी जो स्टेट पॉलिसी है विज़ विज़ इंडिया, चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान, उसमें एक विजिबल तब्दीली लेके आए। उन्होंने न्यूक्लियर पोस्चर का नहीं कहा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर को भी ऐड कर दें। तो ये सारे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान चीन से अपने रवाबत में थोड़ी कमी लेकर आए, उसको बैलेंस आउट करे, हिंदुस्तान की तरफ अपने झुकाव में और अपनी अप्रोच में उसमें यानी हिंदुस्तान को एंगेज करे इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे, राइट, डिप्लोमेटिकली पुट इट दिस वे। चीन से पीछे हटे, ईरान से पीछे हटे, एक ईरान की तरफ वो पोजीशन रखे जो अमेरिका चाहता है, जो अभी नहीं रखी पाकिस्तान ने। और अफगानिस्तान में मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली अब तालिबान की जो हुकूमत है, अभी तो वाशिंगटन में कहा जाता है कि कोई डिजायर नहीं है इनको फारिग करने की, लेकिन रिकग्नाइज भी किसी ने नहीं किया। सो देयर इज नो रियल एटम ऑफ सपोर्ट फॉर द अफगान तालिबान। इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल है वेस्ट चाहेगा कि अफगान तालिबान की हुकूमत को खत्म किया जाए और पाकिस्तान उसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। फाइनल क्वेश्चन, कैसे टूटेगा ये एम्बार्गो?
मुझे अभी तक नहीं क्लियर कि कैसे टूटेगा। ये तो ये इसकी एक सबसे बड़ी डू यू थिंक के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे महंगाई से या इस जो ये जुल्म हो रहा है कि वो सड़कों पे निकल आए विद और विदाउट इमरान? देखिए, अगर तो अमेरिका के सिस्टम ने इकोनॉमिकली बेल आउट ना किया अगले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर पाकिस्तान के सिस्टम को, तो फिर इंटरनल प्रेशर हो सकता है इतना हो कि जीएचक्यू जो है उनको भी लगे कि भाई हमें इसका एक पॉलिटिकल हल निकालना है और हमें मजीद इसके रास्ते में रुकावट जो है वो नहीं डालनी चाहिए। अभी तक तो उन्होंने कोई हल निकाला नहीं, कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब है कि उनको उम्मीद है कहीं से कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस पॉलिसी को कहीं से सपोर्ट मिलेगी। अगर हम गलत कह रहे हैं, मतलब मेरा ये एनालिसिस गलत है और उनको कहीं से इस पॉलिसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर उनको पॉलिसी करेक्शन करनी पड़ेगी। सो मोहित, फाइनल इवन अगर बेल आउट भी मिलता है ये भी टेम्पररी है ना, छोटा सा ऑक्सीजन टैंक है वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिस्टम में इतनी मेच्योरिटी नहीं है, इनको जो भी छोटा सा टेम्पररी रिलीफ मिलता है ये उसी पे सर्वाइव कर लेते हैं। ये इनका कोई लॉन्ग टर्म विजन मैंने देखा नहीं है एक्चुअली 70 साल में कहीं पर भी, अनफॉर्चुनेट। मोहित, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप बड़ी मुश्किल से, वैसे आप जो है आपको क्या कहूँ घेरा जाता है, तो आपको मैं हर 2 हफ्ते बाद घेर लूँ एक दफा। अब कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अब आया हूँ यहाँ पे, फंस गया हूँ। आया तो था 15-20 दिन के लिए, तो यहाँ फंस गया हूँ, 2 महीने हो गए। और ज़ाहिर है मैं अपनी एक ब्रेड एंड बटर स्ट्रगल भी मैंने शुरू की, उसी में फंसा रहता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है मोहित, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहित पीरज़ादा, द मोस्ट एमिनेंट, ग्रेसफुल, एनालिटिकल पर्सन। और कभी कभी वो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं अपने प्रोग्राम में कि सब लोग चौंक जाते हैं, खासतौर पे और पे। मैं नहीं चाहूंगा कि वो लफ्ज इस्तेमाल करें अभी। इजाजत दीजिए, अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।